नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 68th बीपीएससी पीटी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसमें टोटल आपके 150 प्रश्न है। 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही करते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रैक्टिस सेट रोटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। इसका पहले अपने चैनल पर घटना चक्र का जो है 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया। जो नहीं देखे जाकर उसे देख सकते हैं, वो भी आपके वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद असमक था, जिसकी राजधानी पोटली थी और वर्तमान में जो है किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। उसके बाद है कंबोज। कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर में स्थित है कंबोज। उसके बाद मत्स्य, जो मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। विराटनगर जो है मत्स्य की राजधानी है और वर्तमान में जो है राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। राजस्थान राज्य में स्थित है वर्तमान में मत्स्य। उसके बाद चेदी, ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित है और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सिथवीबती इसकी राजधानी थी, ठीक है। इसे नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय में जो है 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। निम्न में से किसके राज दरबार में मेगास्थनीज ने एक राजदूत के रूप में सेवा की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और आपको मेगास्थनीज का एक बुक के बारे में याद रखना है, इंडिका, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि इंडिका किसका बुक है? तो मेगास्थनीज का बुक है। और इंडिका में ही जो है भारत के 7 कास्टों के बारे में बताता है मेगास्थनीज। किताब उल यामनी किसकी रचना है? तो किताब उल यामनी उत्बी की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? उत्बी की रचना है। उसके बाद है फिरदौसी के बारे में याद रखिएगा। फिरदौसी का एक रचना है शहनामा। ये पूछा जाता है शहनामा किसका रचना है? तो फिरदौसी की रचना है। उसके बाद है अलबरनी। अलबरनी का एक रचना है किताब उल हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद जो है ये आपके अलबरनी का रचना है। उसके बाद जो अमीर खुसरो उसके बारे में याद रखिएगा, खजाइन उल फतूह। खजाइन उल फतूह, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का द्वारा कब की गई? तो 1336 में किया गया, ठीक है। और आपको याद रखना है कि तुंगभद्रा नदी के किनारे किया गया था विजयनगर की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? बहुत ही अच्छा सवाल है कि निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और इस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है। और अगर पूछा जाता है आपसे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन है? तो वारेन हेस्टिंग है। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वो भी आपके कौन है? वारेन हेस्टिंग है। इसके बारे में याद रखिएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? जो ये रंगपुर विद्रोह है बंगाल में हुआ था, पूना में हुआ था, बड़ोदरा में हुआ था, असम में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि रंगपुर विद्रोह बंगाल में हुआ था। ये जमींदार के खिलाफ में किसानों के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? इसमें से कौन जो है जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो जस्टिस आंदोलन है ये तमिलनाडु में हुआ था 1915-16 में। और इससे जुड़े हुए थे CN मुदलियार, TM नायर, त्यागराज चेट्टी। ये 3 व्यक्ति आपके जुड़े हुए थे। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा
तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है जो जस्टिस आंदोलन है एक जाति आंदोलन था, एक जाति आंदोलन था। वर्ष 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी? किस प्रांत में जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है? तो बंगाल में नहीं बनता है और पंजाब में नहीं बनता है, मध्य प्रांत में बनता है, उसके बाद संयुक्त प्रांत में भी आपके बनता है। ठीक है, तो ए और बी आपका गलत हो जाएगा और आपसे गलत पूछा भी गया है, तो एक से अधिक ऑप्शन गलत होने के कारण इसका आंसर ई हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि टोटल जो है कांग्रेस 8 राज्यों में सरकार का गठन करता है, जिसमें जो 5 राज्य है 5 राज्यों में बहुमत से सरकार बनाता है कौन? कांग्रेस। बाकी 3 राज्यों में कांग्रेस जो है गठबंधन से सरकार बनाता है 1937 में, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है किसने जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसके द्वारा किया गया था? आप सोच के बताइए, किसके द्वारा जो है निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? तो ये किया गया था आपके अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, अरविंद घोष के द्वारा। ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? कहाँ पर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना नहीं हुई? तो देखिए, तामलुक पश्चिम बंगाल में होता है, सतारा में भी होता है और बलिया में भी होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे जो लंबे समय तक सरकार कहाँ चलता है? तो सतारा में जो है सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार चलता है। ठीक है, उसके बाद है कि पोलीगारो का विद्रोह कहाँ हुआ था? पोलीगारो का विद्रोह जो है कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, तमिलनाडु में हुआ था। और ये जो विद्रोह है कब से कब तक चलता है? तो 1801 से जो है 1856 तक चलता है ये विद्रोह। ठीक है, कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष थे, तो उसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। 1911 में गाया गया था और कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। उसके बाद वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, और उसके अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लंदन में करजन बैली की हत्या का संबंध किससे है? तो करजन बैली की हत्या मदन लाल ढींगरा के द्वारा किया गया था, 1909 में किया गया था। ठीक है, 1909 में। और उधम सिंह किसकी हत्या करते हैं? तो जनरल डायर की हत्या करते हैं उधम सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? इसमें से कौन जो है भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं थी? हिंसात्मक कार्रवाइयाँ शामिल था, समानांतर सरकारें, स्वतः स्फूर्त विद्रोह, भूमिगत कार्रवाइयाँ। तो सारी आपके जो है इसमें विशेषताएं हैं, तो क्या हो जाएगा? पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता नहीं है, लेकिन इसमें सारे के सारे आपके विशेषता हैं, तो इसमें कोई भी आपके गलत नहीं होगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? 3 गोलमेज सम्मेलन होता है 1930, 31 और 32 में, तो इसमें तेज बहादुर सप्रू और B.R. अम्बेडकर भाग लेते हैं। जो तेज बहादुर सप्रू और जो B.R. अम्बेडकर हैं, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि कांग्रेस जो है केवल 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेता है और कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी करते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी में कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको याद रखना है इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। वसुमित्र के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था और इसमें शासक कौन थे? कनिष्क थे। और उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष जो है अश्वघोष थे, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान सभा में बम फेंका था, तो किस डेट में बम फेंका था? तो 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था।
बम फेंकने के पीछे कारण था कि ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करना इसका उद्देश्य था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? किस गवर्नर जनरल ने जो है अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड नीति का अनुसरण किया था? तो ये किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा। जो लिटन है इसका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? तो 1876 से जो है 1880 तक इसका शासनकाल रहता है। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसी के शासनकाल में आपके आता है। और वर्नाकुलर को वापस कौन लेता है? तो रिपन वापस ले लेता है। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना जो है महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा 1931 में पटना में किया गया था। 1931 में जो है पटना में किया गया था। काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों के द्वारा अंजाम दिया गया था? बहुत ही अच्छा सवाल है कि काकोरी कांड को निम्नलिखित में से किस संगठन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। और काकोरी कांड हुआ कब था? तो 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था? श्वेत विद्रोह किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। ये मामला क्या था? श्वेत विद्रोह। तो कोई भी भारतीय न्यायाधीश, ठीक है, उस समय जो है कोई भी भारतीय न्यायाधीश जो है अंग्रेज का केस सुन सकते थे। अंग्रेज का जो अंग्रेज है उसका केस सुन सकते थे। तो इसी के विरोध में जो है श्वेत विद्रोह हुआ कि जो गोरे लोग बोला कि जो भारत के लोग हैं, काले लोग हैं, वो हमारा केस कैसे सुन सकते हैं। ठीक है, तो बाद में लॉर्ड रिपन को इस आदेश को वापस भी लेना पड़ता है। द्वैध शासन प्रणाली का जन्मदाता निम्न में से कौन सा था? तो लियोनेल कर्टिस था। लियोनेल कर्टिस था। द्वैध शासन प्रणाली बंगाल में लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लागू किया गया था और इसे समाप्त जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो जो चौरी चौरा कांड है ये 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। किसके द्वारा वर्ष 1915 में काबुल में एक अंतरिम भारतीय सरकार का गठन किया गया था? तो राजा महेंद्र प्रताप और मोहम्मद बरकतुल्ला के द्वारा किया गया था। तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। किसने क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा और भाषाई राज को स्वराज की मांग से जोड़ दिया? तो ये जोड़ा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जोड़ा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जोड़ा गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है? तो भाषा प्राकृत है। ठीक है, भाषा प्राकृत है। और साथ ही आपको ध्यान रखना कि जो अशोक के कुछ अभिलेख हैं खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि में भी आपके मिलता है। किस वंश के शासकों ने सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो सातवाहनों के द्वारा पहली बार जो है शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भूमिदान प्रथा है ब्राह्मणों को किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो सातवाहनों के द्वारा ही शुरू किया गया था। भारत में सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ? भारत में जो है सामंतवाद का उदय किस काल में हुआ? तो गुप्त काल के अंत में। ठीक है, गुप्त काल के अंत के समय में जो है भारत में सामंतवाद का उदय हो जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने फारसी में जौहर का प्रथम विवरण लिखा है। यह विवरण किस राजा के राज से संबंधित था? तो आपको याद रखना है ये जौहर लिखा गया था इसमें पानी में डूब के मरने का जौहर था। ठीक है, तो ये जो लिखा गया है इसमें किस राजा के राज का उल्लेख है? तो हमीर देव का उल्लेख है। ठीक है, हमीर देव राजा के राज का उल्लेख है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमीर देव की पत्नी है, इनका पत्नी का नाम है
रंगा देवी, इनके द्वारा पानी में डूबकर जो है अपने आप को मार लिया गया था। और आप लोग जानते हैं कि जो आपके जौहर प्रथा है उसमें महिलाएं क्या करती है, जो राजस्थान की महिलाएं थी, अगर शासक हार जाते थे, उनके पति हार जाते थे युद्ध में, तो सारी महिलाएं आपके जाके आग में जल के अपनी जान दे देती थी। ठीक है। द्वितीय जैन संगति कब आयोजित की गई? द्वितीय जैन संगति ये कब होता है? तो 512 एडी में होता है। 512 एडी में होता है। कहाँ पर होता है? तो गुजरात के वल्लभी में होता है। और पहला जैन संगति आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में होता है। किसे यादी विद्रोही कहा गया है? तो तिलका मांझी को यादी विद्रोही बोला गया है। तिलका मांझी के बारे में याद रखिएगा कि 1748 में इनके द्वारा जो है राजमहल के क्षेत्र में अंग्रेज़ों के खिलाफ इनके द्वारा विद्रोह किया गया था। और वर्तमान में भागलपुर में जो है तिलका मांझी पर एक कॉलेज का भी नाम है। खेड़ा का युद्ध कब हुआ? तो खेड़ा का युद्ध जो है 1707 में होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होता है? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होता है। और जो खेड़ा के युद्ध के बारे में आपको याद रखना है कि 12 अक्टूबर 1707 को जो है साहू तथा ताराबाई के मध्य जो है खेड़ा का युद्ध होता है। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो भागलपुर में आयोजित किया गया था। वर्ष 1904 में हिंदुस्तान रिव्यू में प्रकाशित द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रोपोजल लेख किसके द्वारा लिखा गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया था 1904 में। और 1905 में जो है सेम हेडलाइन पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल लेख किसके द्वारा लिखा गया था 1905 में? तो आपको याद रखना है ये लिखा गया था महेश नारायण के द्वारा। ठीक है। 1905 में जो है महेश नारायण के द्वारा लिखा गया था, जबकि 1904 में जो है सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा लिखा गया था। पटना लॉ वीकली के संपादक थे। पटना लॉ वीकली के संपादक कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद आपके इसके संपादक थे। वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्ष 1915 में मुस्लिम लीग के बम्बई अधिवेशन की जो अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। ठीक है। मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण क्या है? तो वार्षिक बाढ़ इसका कारण है। ठीक है। वार्षिक बाढ़ इसका कारण है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? इसमें से देखिए आपके कौन आपके सही सुमेलित है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार मध्य गंगा का मैदान में पाया जाता है, तो आपको गलत है। जो गंगा के मैदान में आपको याद रखना है कि शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है। उसके बाद है अल्पाइन, राजस्थान में मिलता है, तो ये आपके गलत है। जो अल्पाइन है पर्वतीय क्षेत्र में मिलता है। उसके बाद है मैंग्रोव, मध्य प्रदेश में मिलता है, तो ये आपके गलत है। जो मैंग्रोव है समुद्र तटीय इलाके में मिलता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये आपके तराई क्षेत्र में मिलता है, तो बिल्कुल ठीक है। जबकि जो मध्य गंगा का मैदान था यहाँ पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलता है। ठीक है। और जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये कहाँ पर आपको मिलता है, इसके बारे में याद रखिएगा कि जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ये आपके मिलता है सह्याद्री एवं पूर्वी हिमालय में। सह्याद्री एवं पूर्वी हिमालय में मिलता है, तो इसमें केवल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। केवल सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? आप सभी लोग सोच के बताइए कौन सी नदी जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो संकोश नदी बनाती है। ठीक है। और जो संकोश नदी है ब्रह्मपुत्र नदी में जाके आगे मिल जाती है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा बांग्लादेश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाती है? तो देख लीजिए मणिपुर का सीमा नहीं लगता है। नागालैंड इसका भी सीमा नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल का सीमा लगता है। त्रिपुरा का सीमा लगता है। यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा पश्चिम बंगाल, मेघालय, ठीक है, मेघालय और असम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, इतने राज्य का सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है।
तो इसमें तो जो आपके क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, तो एक से अधिक ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबा सीमा जो है पश्चिम बंगाल से ही लगता है बांग्लादेश का। नेक्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी किसका उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लॉक पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का। बहुत ही अच्छा सवाल है। तो आपको याद रखना है ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जबकि नवीन बलित पर्वत का उदाहरण कौन है? तो हिमालय है। ठीक है, हिमालय जो है नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक किस द्वीप पर स्थित है? जो सैंडल पीक है अंडमान निकोबार के किस द्वीप पर स्थित है? उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार। तो आपको याद रखना है कि उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। और जो सैंडल पीक है इसकी ऊंचाई कितना है? तो 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। 732 मीटर इसकी ऊंचाई है। 2014 से 2024 तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया गया है? बहुत ही अच्छा सवाल है कि 2014 से 2024 तक जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस दशक के रूप में मनाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है निर्वहनीय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जबकि जैव विविधता दशक जो है 2011 से 2020 तक मनाया गया, और मरुस्थलीय दशक 2010 से 2020 तक मनाया गया मरुस्थलीय दिवस। ये तीनों पॉइंट को लिख लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। किसी पिंड का भार अधिकतम होता है, तो किसी पिंड का भार अधिकतम कहाँ पर होगा? तो ध्रुवों पर आपके अधिकतम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ये आपके बिहार है, ये नॉर्थ है, ये गंगा है। तो उत्तर से कौन सी नदी आपके प्रवाहित हो रही है? तो बागमती प्रवाहित हो रही है, कमला ये भी प्रवाहित हो रही है, उसके बाद कोसी जिसे बिहार का शोक बोला जाता है ये भी प्रवाहित होती है, गंडक ये भी आपके प्रवाहित होती है। तो सारे के सारे आपके प्रवाहित होती हैं। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें आपके कौन सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो ये आपके गलत है। जो डाउन्स है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। ठीक है, डाउन्स के बारे में आपको याद रखना है कि शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। स्टेपीज शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, स्टेपीज, तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है सेलबास उष्णकटिबंधीय वन है, ये भी ठीक है। टैगा शीतोष्णकटिबंधीय वन है, तो ये भी आपके ठीक है। इसमें गलत कौन हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? किस ऊर्जा का मान जो है हमेशा धनात्मक होता है? तो गतिज ऊर्जा का मान जो है हमेशा धनात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सम्मिलन में सही है? तो देख लीजिए, मौसम संबंधी सारी जो घटनाएं होती है क्षोभ मंडल में होती है। ओजोन परत समताप मंडल में स्थित है। पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे आयन मंडल से होता है। ज्योति ध्रुव मध्य मंडल में है, तो जो ज्योति ध्रुव है आपको याद रखना है ये मध्य मंडल में नहीं है। तो कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है ये आपके आयन मंडल में स्थित है। ठीक है, आयन मंडल में स्थित है। तो डी वाला आपके गलत है, बाकी ए बी सी आपके सही है। तो एक से अधिक ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? इसमें से आपके कौन आपके सुमेलित है? देखिए, एस्किमो कनाडा में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ओंग जापान में, तो ये आपके गलत है। ओंग जो है भारत में पाया जाता है। ठीक है, भारत के अंडमान निकोबार में। उसके बाद लेप्स ये आपके भारत में नहीं पाया जाता है। तो लेप्स कहाँ पर आपके पाया जाता है? तो टुंड्रा क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, जो लेप्स है आपके टुंड्रा क्षेत्र में पाया जाता है। उसके बाद है गोंड, अफ्रीका में नहीं, तो जो गोंड है आपके ये भारत में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपके सुमेलित कौन है? एक ए सुमेलित है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है? पश्चिमी घाट को जो है सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं? इसमें से कौन जो है प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो देखिए, गारो, खासी, जयंतिया और कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ, ये चारों जो है प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमाउंट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमाउंट स्वेप्ट मिट्टी पाई जाती है? एक प्रकार का ये जोड़ मिट्टी है, तो आपको याद रखना कि पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, पश्चिम चंपारण में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है यूकाटन स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? किन दो देशों को आपको याद रखना, जो यूकाटन स्ट्रेट है ना, ये दो जोड़ता नहीं है। जो स्ट्रेट होता है दो वाटर बॉडी को क्या करता है? जोड़ता है, जबकि दो आपके स्थल को क्या करता है? अलग करता है। दो स्थल को क्या करता है? अलग करता है, ठीक है। तो मैक्सिको और क्यूबा हो जाएगा, मैक्सिको और क्यूबा हो जाएगा। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि इटली और सिसिली को कौन सा आपके अलग करता है? तो मेसिना जल संधि, ठीक है, मेसिना जल संधि आपके अलग करता है इटली और सिसिली को। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को कौन अलग करता है? तो टॉरेंस जल संधि, नोट कर लीजिएगा, टॉरेंस जल संधि। और इंडोनेशिया और मलेशिया को कौन अलग करता है? तो मलक्का जल संधि, ठीक है, मलक्का जल संधि करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेन्यूब नदी किस जगह गिरती है? जो डेन्यूब नदी है ये काला सागर में गिरती है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो डेन्यूब नदी है कितने देशों से प्रवाहित होकर काला सागर में गिरती है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। जो डेन्यूब नदी है ये निकलती कहाँ से है? तो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, यूरोप की नदी है। भारतीय रिजर्व बैंक नगद आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए कम पैसा होगा, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन आपका ठीक है, बाकी आप लोग ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है? यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। तो किसके बीच रिश्ते को दर्शाता है? जनसंख्या समूह और उनसे संबंधित आय वाले शेयर को दर्शाता है। तो बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? निम्नलिखित में से कौन जो है सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो देख लीजिए, अन्य पक्षकारों को सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज प्राप्ति, ये आपके गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभांश और लाभ, ये भी गलत है। आयकर प्राप्तियाँ, ये भी गलत है। सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार, ये क्या है? ये आपके पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ये तीनों क्या था? ये तीनों आपको याद रखना है, ये राजस्व प्राप्तियाँ थी सरकार की, ये तीनों जो है राजस्व प्राप्तियाँ थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन मूल्यों पर सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बनाए रखने और बफर स्टॉक बनाने के लिए खाद्य खरीदती है, उसे इस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? तो अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है, अधिप्राप्ति मूल्य के रूप में जाना जाता है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या होता है? तो अगर मान लीजिए कि मार्केट में जैसे कि मान लीजिए चावल है, ठीक है, चावल का प्राइस बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, तो सरकार जाके जो किसान का चावल है खरीद सकती है एमएसपी के रेट पर, ठीक है, ताकि किसान को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जारी किया जाता है सरकार के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में व्यापक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन शामिल है? भारत में जो है व्यापक मुद्रा में निम्नलिखित में से कौन आपके शामिल है? तो देख लीजिए कौन आपके शामिल है। जनता के साथ मुद्रा, ये आपके शामिल है। बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट शामिल है। बैंकों के पास सावधिक जमा, ये भी शामिल है। जबकि आरबीआई के साथ अनजमा शामिल नहीं है। तो 1 2 3 हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा जो गला है ना, हमें बोलने से रोक रहा है, लगातार आवाज़ बैठ जा रहा है, पता नहीं क्यों। कल शाम को शायद लगता है ठंडा चावल खा लिए थे
और उसके कारण गला जो है ना कल से बहुत ज़्यादा समस्या आ रहा है बोलने में। कोई नहीं, प्रयास करते हैं कि सेट कंप्लीट कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यह से सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो सार्वजनिक ऋण के घटक कौन कौन है? सार्वजनिक उधारी, ट्रेजरी बिल, आरबीआई को जारी प्रतिभूति। तो सारे आपके सार्वजनिक ऋण के घटक हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है। तो कौन आपके अनुमोदित करता है? आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति करता है। और इसकी सिफारिश कौन करता है? तो कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग के द्वारा सिफारिश किया जाता है, जबकि अनुमोदित करता है आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रास्फीति को संदर्भित करता है? इसमें से कौन सा आपके जो कथन है मुद्रास्फीति को दिखाता है, महंगाई को दिखाता है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति को उलटने की एक प्रक्रिया है, लेकिन बेरोजगारी पैदा करने और उत्पादन को कम किए बिना। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन सा अब दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनः गठित किया गया है? तो किसे जो है अब पुनः जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना के रूप में पुनः गठित किया गया है? तो आपको इसमें याद रखना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। बैंक दर जो है वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो किसको प्रदान करता है? वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है। केवल मूल्य में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है? नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि बोला जाता है। ठीक है, नॉमिनल राष्ट्रीय आय में वृद्धि बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र या वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एज्ड बाजार क्या है? गिल्ट एज्ड बाजार क्या होता है? तो जहाँ पर सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है उसे गिल्ट एज्ड बाजार बोला जाता है। तो देखिए कहाँ पर है सरकारी प्रतिभूतियों के जो बाजार है, तो यहाँ पर देखिए सुरक्षित बाजार, सरकारी प्रतिभूतियों के जो बाजार है उसे गिल्ड एज्ड बोला जाता है, गिल्ड एज्ड बाजार बोला जाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाए। विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो कुल 1/12 सदस्य जो हैं राज्य के स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं, और कुल 1/6 मेंबर जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध पंचायती राज से नहीं है? जीबी के राव समिति इनका संबंध पंचायती राज से है, और ये कब आता है? तो 1985 में। लक्ष्मी मल सिंघवी समिति ये कब आता है? तो 1986 में, इसका भी संबंध पंचायत से है। पीके थुंगन समिति ये आपके आते हैं 1988 में, और दांतेवाला समिति इनका संबंध 1977 से है। तो ये सारे के सारे आपके पंचायती राज से इनका संबंध है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, कोई भी आपकी गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? इसमें से कौन सा जो कार्य है भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है? पंचायतों का चुनाव कराना ये आपके भारतीय चुनाव आयोग का कार्य नहीं है, तो पहला आपके सही है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन ये आपके है। मतदाता सूची तैयार करना ये भी है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण करना ये भी है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको याद रखना है कि जो पंचायतों का चुनाव करवाने का जो दायित्व किसे दिया गया है, तो ये दायित्व दिया गया है राज्य निर्वाचन आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग को ये दायित्व दिया गया है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है? तो देख लीजिए राष्ट्रीय एकता परिषद, उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद,
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इन तीनों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, जबकि जो क्षेत्रीय परिषद है इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो 1 2 3 1 2 3 किसी में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं तो कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा के कोई सदस्य निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। लोकसभा के कोई सदस्य जो है निम्न में से किसे संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन आपके सही है? तो देखिए कौन सही है। यदि यह लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, तो त्यागपत्र देना आवश्यक है। यह किसी एक मंत्री या मंत्रियों के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है। तो जो बी वाला स्टेटमेंट है इसके आप लोग चेक कीजिएगा। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बी ऑप्शन आप लोग एक बार चेक कीजिएगा। जो बी ऑप्शन है पूरी तरीके से हम इस पर कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर सकते कि हम सिक्योर हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग हम चाहते हैं कि आप लोग चेक कीजिएगा। इसे हम भी चेक करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप पर इसके बारे में आपको हम लिख भी देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा युग्म आपके सही सुमेलित नहीं है। संसदीय विशेषाधिकार, ये आपके अनुच्छेद 105 में है, तो ठीक है। अध्यादेश 123 में है। संयुक्त अधिवेशन 108 में है। राज्यपाल 153 में, 154 में नहीं। ठीक है, तो डी आपके गलत हो जाएगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है? तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है। और कब दिया गया है? तो 1975 में दिया गया है। ठीक है, 1975 में दिया गया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में होता है। ठीक है, 1952 में होता है। अशोक मेहता समिति के सिफारिशों में निम्न में से कौन सा आपके शामिल नहीं है? तो देख लीजिए कौन शामिल नहीं है। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो, तो ये तो ठीक है। अपने आर्थिक स्रोत के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो, ये भी ठीक है। किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, ये आपकी गलत है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए, तो ये भी आपके ठीक है। तो गलत कौन है? तो सी ऑप्शन आपका गलत है। और जो अशोक मेहता समिति है इसका गठन कब किया गया था? तो 1977 को इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी आपके गलत है। संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है, तो कौन लेता है? तो देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति, ये भी गलत है। भारत निर्वाचन आयोग के परामर्श से आपके राष्ट्रपति लेते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना अनिवार्य है? तो कम से कम 4 राज्यों में। ठीक है, कम से कम 4 राज्यों में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आम आदमी पार्टी है इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जो है इसी आधार पर दिया गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है 4 राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा में। ठीक है, गोवा में, इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। ठीक है, पोटेशियम जो है सबसे अधिक क्रियाशील है। पोटेशियम के बाद कौन है? तो सोडियम है। निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माने जाते हैं? प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल कौन माने जाते हैं? तो नाभिकीय बल जो प्रकृति में सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं।
यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु के भार एवं द्रव्यमान पर क्या अंतर पड़ेगा? तो वस्तु का भार जो है क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान आपके समान रहेगा। द्रव्यमान क्या होता है? समान ही रहता है। तो एक से अधिक ऑप्शन हो जाएगा, ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह कौन से मूल रंग है जिनसे टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? तो जो प्राइमरी रंग है उसके बारे में आपको बताना है। प्राइमरी रंग कौन है? तो प्राइमरी रंग है लाल, हरा और नीला। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा आपके बनाता है? तो किस विटामिन को जो है शरीर का त्वचा सूर्य के प्रकाश में बनाता है? तो विटामिन डी को बनाता है। इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो देखिए विषाणु जनित रोग कौन नहीं है? खसरा, रेबीज, पोलियो विषाणु जनित रोग है, जबकि जो क्षय है ये आपके विषाणु जनित रोग नहीं है। ये आपके याद रखना है कि बैक्टीरिया से होता है क्षय रोग, ठीक है। उसके बाद है कि परमाणु के नाभिक का आकार होता है। परमाणु के नाभिक का आकार कितना होता है? तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। स्तूरियों में अंडाशय होते हैं। तो स्तूरियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो स्तूरियों में जो है 2 आपके अंडाशय होते हैं, ठीक है, 2 अंडाशय होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? तो शैवाल करते हैं, ठीक है, शैवाल करते हैं। तो सी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टिड्डी, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? तो ये सारे आपको याद रखना है, आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। आर्थ्रोपोडा संघ के उदाहरण है। उसके बाद है क्रिस्टलीकरण किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण जो किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है क्रिस्टलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से प्राप्त किया जाता है। मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 14 जोड़े गुणसूत्र होते हैं मटर के पौधे में। निम्न में से कौन धमनी के संबंध में सही नहीं है? धमनी के संबंध में कौन आपके सही नहीं है? यह रुधिर को या ब्लड को जो है हृदय से शरीर के सभी भागों में ले जाती है, तो बिल्कुल ठीक है। ये ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का परिवहन करती है, तो ये भी ठीक है। इनमें रुधिर कम दबाव के साथ धीरे धीरे बहता है, तो ये गलत बात है। इसमें जो ब्लड है बहुत तेज़ी से पहुंचता है शरीर के अन्य पार्ट में, ठीक है। उनकी दीवार मोटी तथा पेशीय होती है, तो ठीक बात है। तो इसमें गलत कौन हो जाएगा? सी आपके गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि निम्न में से कौन आपके सुमलित नहीं है? तो देख लीजिए आपके कौन सुमलित नहीं है। माता पिता का रक्त समूह और बच्चों में संभावित रक्त समूह। तो अगर माता पिता का ओ है तो बच्चे में ज़्यादा चांस है कि ओ होगा। अगर माता पिता का ए है तो ज़्यादा चांस है कि बच्चों में ए और ओ होगा। इसका मतलब बी आपके गलत है। उसके बाद बी है तो बी और ओ होगा, और ए बी गुना ए बी है, मतलब माँ को भी ए बी है और पिता को भी ए बी ग्रुप है, तो बच्चे में ए बी या ए बी होने का पूरा चांस है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपसे पूछा था सुमलित नहीं है, तो बी आपके सुमलित नहीं है, ठीक है। बी आपके सुमलित नहीं है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो एरोटेरिया इसके द्वारा ये दिया गया है, अब किस लिए दिया गया हमें समझ में नहीं आया है, लेकिन इसका आंसर तो मेरे हिसाब से बी ही होना चाहिए। आप लोग भी चेक कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किसमें न्यूनतम होता है? ध्वनि की चाल जो है किसमें न्यूनतम होता है? तो अल्कोहल में ध्वनि की चाल न्यूनतम होता है। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ध्वनि का चाल सबसे अधिक किसमें होता है? तो कांच में ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? इसमें कौन देखिए कीट से प्राप्त नहीं होता है? रेशम, शहद और लाख, ये तीनों कीट से मिलते हैं।
जबकि मोती जो है कीट से नहीं मिलता है, ठीक है। मोती जो है कीट से नहीं मिलता, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। एक नियतांक है जिसका मान होता है, तो इसका मान क्या होता है? तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर होगा। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन क्या होता है? तो ग्रेफीन जो है कार्बन का नैनो प्रतिरूप है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। उसके बाद है कि डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दिया गया है। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई है? तो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल, सोच कर बताइए आप लोग। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो क्या है? प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है? तो कृषि में रासायनिक उर्वरकों का संतुलित उपयोग से जो है पीएम प्रणाम योजना का संबंध है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जो 36वां राष्ट्रीय खेल है इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, ठीक है। इसका आयोजन जो है गुजरात में किया गया है, इसे नोट कीजिएगा। और इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किया गया था और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया था। और आपको नोट कर लेना है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल था इसका शुभंकर क्या था? तो साबाज इसका शुभंकर था, साबाज इसका शुभंकर था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो 2020 में जो है आशा पारेख के द्वारा जीता गया था, आशा पारेख के द्वारा जीता गया था। साथ ही आपको याद रखना है कि जो आशा पारेख हैं इनको 1992 में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। हाल ही में खबरों में रहा तारागिरी, तारागिरी क्या है? तो स्टील्थ फ्रिगेट है। तारागिरी क्या है? तो एक आपके स्टील्थ फ्रिगेट है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटी के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? वारंगल को शामिल किया गया है। और वारंगल किस राज्य में स्थित है? तो वारंगल तेलंगाना राज्य में स्थित है। दो और सिटी है जिसे यूनेस्को द्वारा लर्निंग सिटीज़ में शामिल किया गया है, उसका नाम है केरल का है। पहला का नाम है नीलाम्बूर, नीलाम्बूर, और दूसरा का नाम है थ्रिसूर, दूसरा का नाम आपके है थ्रिसूर, इसे नोट कर लीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिला में किया गया है? ये 68 बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। देश की पहली वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला स्वदेश निर्मित सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत देश के द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसे बनाया किसके द्वारा गया है? तो सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा इसे बनाया गया है, सीरम संस्थान के द्वारा इसे बनाया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो ये अध्यक्षता घाना के द्वारा ग्रहण किया गया है, ठीक है। ये अध्यक्षता आपके घाना के द्वारा ग्रहण किया गया है। और साथ ही आपको याद रखना है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8 बार आपके अध्यक्ष बन चुका है। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि पुस्तकालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है, ठीक है, गुजरात राज्य में बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है, प्रोजेक्ट जोरावर शुरू किया गया है, भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट जोरावर जो है भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। और प्रोजेक्ट जोरावर के तहत जो है हल्के टैंक बनाया जाएगा, ठीक है, हल्के टैंक बनाया जाएगा। और उस टैंक को कहाँ पर तैनात किया जाएगा? तो लद्दाख के क्षेत्र में तैनात किया जाएगा।
हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली LED लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये लॉन्च किया गया है जितेंद्र सिंह के द्वारा। ठीक है, इसे दोबारा देखिएगा कि हाल ही में भारत की पहली खारे पानी से जलने वाली LED लालटेन रोशनी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो रोशनी लालटेन है किसके द्वारा बनाया गया है, रोशनी लालटेन को जो है किस IIT के द्वारा बनाया गया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि फल्गु नदी पर भारत का सबसे लंबा रबर बांध कितने के अनुमानित लागत से बनाया गया है? तो 324 करोड़ रुपये में आपकी बनाया गया है। किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर बनाया गया है और गया में बनाया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इसे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में कितने अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं? तो 8 अफ्रीकी चीते छोड़े गए हैं। इसे जो 8 चीता है कहाँ से लाया गया था? तो नामीबिया देश से लाया गया था। ठीक है, नामीबिया देश से लाया गया था, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसका जो जब नामीबिया से इसे भारत के मध्य प्रदेश से कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया तो इसे प्रधानमंत्री जी के द्वारा छोड़ा गया था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छोड़ा गया था। डायमंड लिंक खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं, नीरज चोपड़ा बने हैं। कौन सा बैंक भारत में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक बन गया है? तो HDFC बैंक बन गया है, HDFC बैंक। किस फिल्म को 2023 में 95 अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है? तो चेलो सो मूवी को, आपको याद रखना जो चेलो सो मूवी है एक गुजराती मूवी है। संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया है। और 2023 वाला किस देश में होगा? तो भारत देश में होगा। 2023 वाला जो है भारत देश में होगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें गुजरात आपके शीर्ष पर है। ठीक है, गुजरात आपके शीर्ष है बड़े राज्यों में। और छोटे राज्यों में पहला स्थान किसे मिला है? तो छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को मिला है, छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को, जबकि बड़े राज्यों में पहला स्थान गुजरात को मिला है। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हाल ही में कहां पर आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। ठीक है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को जो है विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और आपको याद रखना है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर साइन कब हुआ था? तो 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया गया था। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान 107वां है। ठीक है, इसमें भारत का स्थान 107वां है और इसे 4 आधार पर जारी किया जाता है। पहला है चाइल्ड बेस्टिंग, दूसरा है बच्चों का स्टंटिंग, तीसरा है बाल मृत्यु, चौथा है अल्प पोषण। ठीक है, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है नजला बोडेन रोमधने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, ट्यूनेशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोडेन रोमधने। निम्न में से कौन 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? बहुत ही अच्छा सवाल ये भी है। निम्न में से कौन जो है 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं? तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं। बिहार के किस जिले में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो किस डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है, नालंदा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्र मांझी एक प्रसिद्ध भोजपुरी नर्तक, लोक कलाकार और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित 7 सितंबर 2022 को
96 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो इनका संबंध बिहार के सारण से था। इनका संबंध जो बिहार के सारण से था। निम्न में से किसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हंसराज गंगाराम अहीर को। बहुत ही अच्छा सवाल है। हंसराज गंगाराम अहीर को। विजय सांपला के बारे में याद रखिएगा कि इनको एससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो प्रियंका कानूनगो हैं, इनके बारे में याद रखिएगा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है अरुण कुमार मिश्रा। इसके बारे में बीपीएससी बहुत पूछता है। तो जो अरुण कुमार मिश्रा हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो किस नंबर के हैं? 14वें नंबर के। ठीक है, 14वें नंबर के हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषि सुनक को हाल ही में यूके के 57वें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। वह निम्नलिखित में से किस पार्टी से इनका संबंध है? तो इनका संबंध है कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध है। ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी से इनका संबंध है। 1835 में पहला जिला स्कूल कहाँ पर खोला गया था? पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय। आप सभी लोग गैस करके बताइए कहाँ खोला गया होगा। तो पटना में खोला गया था। ठीक है। वर्ष 2020-21 में गेहूं की उत्पादकता के मामले में बिहार का कौन सा जिला शीर्ष पर है? यहाँ पर आप ध्यान से फिर से देखिएगा। ये आपके रोहतास है। सबसे अधिक चावल का उत्पादन कहाँ पर होता है? रोहतास में। अब प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक कहाँ पर होता है? पश्चिमी चंपारण में। उसके बाद है गेहूँ। देखिए सबसे अधिक गेहूँ कहाँ पर होता है? तो रोहतास में होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक गेहूँ कहाँ पर होता है? तो बेगूसराय में होता है। कहाँ पर होता है? बेगूसराय में होता है। उसके बाद है सबसे अधिक दाल कहाँ पर होता है? तो पटना में होता है। कहाँ पर होता है? पटना में सबसे अधिक दाल होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक दाल कहाँ पर होता है? तो जहानाबाद में होता है। मक्का सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो कटिहार में होता है। प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो अररिया में सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में निम्न में से कौन सा जिला मक्का की फसल का मुख्य उत्पादक है? तो कौन, अभी बता चुके आपको हम, कौन है? कटिहार है। ठीक है, कटिहार है। उसके बाद है केंद्रीय बजट 2022-23 में कितनी राशि की परिव्यय से रेजिंग एंड एक्सीलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस प्रोग्राम को शुरू किए जाने का प्रस्ताव है? तो 6000 करोड़ के माध्यम से। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2022-23 में वर्ष 2022-23 में कितने स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी? तो 75 जो आपका है स्किलिंग ई लैब की स्थापना की जाएगी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में बिरछा आवरण का क्षेत्र है तो कितना है? 2341 वर्ग किलोमीटर है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में कितना हो जाएगा? तो 2.48% हो जाएगा। ठीक है, ये आपके ब्रिज हो गया, ये आपके ब्रिज है। और वन कितना परसेंट बिहार में है? तो 7.84% है। ये बीपीएससी के द्वारा पूछा जाएगा इस बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या यूटी कौन है? तो यहाँ पर देखिए राज्य भी का भी ऑप्शन दिया गया है और यूटी का भी ऑप्शन दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है किसका ज़्यादा है? तो इसमें लक्षद्वीप का ज़्यादा है। लक्षद्वीप के जो है 90.33% इलाके पर आपके वन है। अगर राज्यों में बोला जाए कि सबसे अधिक जो है वनावरण वाला राज्य कौन है, तो मिजोरम हो जाएगा राज्यों में। और कितने परसेंट इलाके में आपके वन है? तो 84.53% इलाके में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल बिरछा आवरण का क्षेत्र है। भारत में जो है कुल बिरछा आवरण का क्षेत्र कितना है? तो 95,748 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 95,748 वर्ग किलोमीटर है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद मैथ का सवाल है, आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। हम आंसर आपको बता देते हैं। तो 141 का बी, 142 ये आपके श्रेणी वाला क्वेश्चन है। तो इसका डी, 143 का सी
144 144 का 144 का। बी 145 145 का। सी 4 146 का। बी 147 का। ए 148 का 148 का। सी 149 का। बी 150 का। बी। तो इसमें टोटल 150 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। इसमें 140 प्रश्न को हमने डिस्कस किया और 10 प्रश्न को आपने खुद से सोल्व किया। तो टोटल 150 प्रश्न हो गया। 150 में से आप सभी लोग कितने प्रश्न सही किए हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।